हाय फ्रेंड्स, आई एम सी परीक्षित बहादुर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलएफएआर में जो पॉइंट्स है, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन ऑफ एडवांसेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस असेट्स। तो एलएफएआर में एडवांसेस सेक्शन में रिगार्डिंग आईरॉक नॉर्म्स एंड स्ट्रेस असेट रिस्ट्रक्चरिंग टोटल 12 पॉइंट बोले हुए हैं। तो ये 12 पॉइंट कौन कौन से हैं, इस एरियाज में अपने को क्या वेरिफिकेशन करना है और किस तरह से रिपोर्ट करना है। सो इस वीडियो में ये सब चीजें कवर है। So now coming to the point by point, advances asset classification। LFAR में सबसे पहले जो सेक्शन है asset classification के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, the branch has identified and classified advances into standard, substandard, doubtful, loss asset through computer system without manual intervention। यहाँ पे आरबीआई ने 14 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर लाया था। उस सर्कुलर के हिसाब से now all bank has to make all asset classification through CBS system only or whatever the system adopt, but there should not be any manual intervention. So whatever asset classification, each asset classification should be classified as per system only. If anything has to be done manual intervention, then RBI has given a clear guideline that there should be a board approved policy for manual intervention. Second one, there should be maker checker concept and the audit trail has to be maintained for the 3 years. So इस बार आपको ऑडिट में चेक करना है कि असेट क्लासिफिकेशन आर प्रॉपरली कैटेगराइज थ्रू सिस्टम्स ओनली। मैनेजर्स लोगों ने ओवरराइड करके मैन्युअल इंटरवेंशन कोई किया तो नहीं है। सेकंड वन, इज द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इन द लाइन विद द नॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। अगर आप ऑडिट कर रहे हो और आपके हिसाब से असेट क्लासिफिकेशन बराबर है तो यहाँ पे कमेंट आएगा पॉजिटिव रिमार्क। बट आप अगर ऑडिट कर रहे हो और आपने अगर कुछ एमओसी दिए हुए हैं, देन दिस पॉइंट शुड बी क्वालिफाइड एज अ नेगेटिव रिमार्क। थर्ड पॉइंट इज क्लासिफाइंग SMA 0, SMA 1, SMA 2 whether the auditor disagree with the branch classification into following categories। यहाँ पे स्ट्रेस अकाउंट जो होते हैं, टर्म लोन अगर है तो उसमें तीन कैटेगरीज दी है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अगर सीसीओडी अकाउंट है तो उसमें है SMA 1 और SMA 2। अगर कोई भी एडवांसेस ओवरड्यू रहता है अप टू 30 डेज है तो वो SMA 0 में आता है, 30 to 60 SMA 1 एंड 61 to 90 SMA 2। तो बैंक ने जो ओवरड्यू क्लासिफिकेशन किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आपके कोई एडवर्स कमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ऑन विच पॉइंट यू आर डिसएग्री इन द लिस्ट ऑफ अकाउंट एंड व्हाई दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द ब्रांच क्लासिफिकेशन एंड योर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन, याद रखिए, अगर आपने एलएफएआर में कहीं पे भी अगर निगेटिव कमेंट दिया है अबाउट टू क्लासिफिकेशन, असेट क्लासिफिकेशन के लिए अगर कोई निगेटिव कॉलम दिया है आपने, तो दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू एमओसी। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट the auditor classifies the particular account as a NP accounts. They give the disclosure in LFR, but they do not pass MOC. Friends, try to understand that LFR is a different concept. It is for the management purpose. If there is any adverse qualification with respect to asset classification, then it has to be passed through MOC. The next is, अगर साल भर में अगर 10 करोड़ के अगर ऊपर कोई अकाउंट है और वो अकाउंट अपग्रेड या डाउनग्रेड हुआ है, तो उसके रीजंस आपको नोट डाउन करने, क्लासिफिकेशन इज प्रॉपर और नॉट। मतलब पिछले साल अगर कोई अकाउंट एनपीए था और वो इस साल में अगर परफॉर्मिंग में शिफ्ट किया है, तो उसका अपग्रेडेशन प्रॉपर है या नहीं वो आपको चेक करना है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर रिवर्स अगर हुआ है तो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। देन आरबीआई गाइडलाइन ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग। जैसे आप सब लोगों को पता है कि एनपी अकाउंट्स पे बैंक इंटरेस्ट रियलाइजेशन बेसिस पे डाल सकते हैं। जब वो अकाउंट में रिकवरी आएंगी तभी इंटरेस्ट डेबिट हो सकता है। और जब एनपी अकाउंट क्लासिफाई होता है तो अनरियलाइज इंटरेस्ट एंड अनरियलाइज इनकम हैज टू बी रिवर्स। प्रोविजनिंग की अगर बात करूं तो प्रोविजन ये सेंट्रल ऑफिस लेवल पे होती है, ब्रांच लेवल पे नहीं होती है। जस्ट ब्रांच लेवल पे आपको चेक करना है
कि जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो प्रॉपरली मेंशन किया है कि नहीं किया है. So overall, these points are for the asset classification. Next one, for restructuring. Restructuring is a very gray area where a lot of confusion is there, as well as the branch are not following the prescribed policies of the restructuring by the RBI. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैंक में जाने के बाद ask them the account restructure list and rephase during the year. तो जब भी आप asset classification चेक करेंगे तो आपको इसको स्पेसिफिकली स्ट्रेस देना है कि रिस्ट्रक्चर अकाउंट की लिस्ट आपके पास है एंड वेदर द रिस्ट्रक्चरिंग इज डन एज पर आरबीआई गाइडलाइन और नॉट. तो रिस्ट्रक्चरिंग के थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगा मैं. रिस्ट्रक्चरिंग ये किया जाता है एट एनी स्टेजेस. तो अकाउंट कोई भी लेवल पे रहा तो रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है. रिस्ट्रक्चरिंग का बेसिक ये है कि द पार्टी द बोरोअर हैज सम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, so he want that his particular EMI or he wants some benefits from the bank, so he will apply to the bank that I am having certain problems, so I need some benefits from the bank. Then bank review all this submission by the borrower. Then they take the financial viability of the particular restructuring. फॉर एग्जाम्पल अगर EMI पहले 40,000 रुपए था, अगर EMI 30,000 करना है तो कैन ही इज एबल टू रीपे हिज 30,000 EMI फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. If the bank accept the financial viability, then bank will give a consent to the borrower that yes, we are ready for your restructuring. Then the borrower is agreeing to the terms or not, that the acceptance of the borrower is taken for the restructuring terms. Then restructuring agreements or the agreements modification to the loan agreement is done. Earlier loan agreement was for different EMI for different tenure. New agreement amendment is to make that particular agreement with respect to this restructuring, and the effects then is given to the CBS system. So overall, you need to see that whether these guidelines are followed or not followed. Then coming to the stress assets, stress asset किस तरह से डील करना चाहिए, ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी क्या है, देन उसमें किस तरह से रिकवरीज आ रही है, किस तरह से सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करना है. For all this, there is a master circular of the RBI dated 1st April 22 regarding asset classification, IROC norm, provisioning and stress asset. ये जितने भी मैं 12 पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको for LFR, all these point has a with reference to the IROC norm circular, master circular 1st April 22. Coming to the third category, advances asset classification. First one is whether the upgradation in non-performing asset is in the line with the norms of RBI. यहाँ पे एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई अकाउंट एनपीए मार्क हो जाता है तो उसे अगर अपग्रेड करना है, सो ऑल ओवरड्यूज इन दिस अकाउंट हैज टू बी रिकवर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर कोई अकाउंट आप एनपीए करते हो, वहां पे 3 हफ्ते से ज्यादा अगर उसका अमाउंट ओवरड्यू है तो आप उसको एनपीए कर देते हो, और सपोज उसका बाद में 1 हफ्ता रिकवर हो गया, मतलब एज ऑन 31 मार्च देयर आर ओनली 2 EMIs आर ओवरड्यू, देन दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग वन. वंस द अकाउंट इज शिफ्टेड टू एनपीए, जब भी आपको उसको परफॉर्मिंग में शिफ्ट करना है, देन ओवरड्यू शुड बी जीरो, मतलब उस अकाउंट में कोई भी ओवरड्यूज बाकी नहीं रहने चाहिए. तो ये नॉर्म्स फॉलो हुए कि नहीं हुए वो आपको चेक करना है. और अगर आपको अपग्रेडेशन में आप डिसएग्री हो, तो आपको कौन कौन से अकाउंट में बैंक ने अपग्रेडेशन किया है, आप डिसएग्री हो एंड द रीजन यू शुड गिव. देन दिस पॉइंट इज फॉर लीगल एक्शन रिकवरी. अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर एग्जांपल रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस ने अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट्स के लिए रिकवरी सजेस्ट की है और रिकॉलिंग ऑफ द एडवांस, मतलब जो एडवांस दिया है बोरोवर को उसको रिकॉल करने की अगर नोटिस दी है, देन whether the branch has implemented the authorities instructions or not, that we have to mention. तो आपको करस्पॉन्डेंस चेक करना है कि ऐसा कोई करस्पॉन्डेंस हेड ऑफिस आरओ जेडो से अगर हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर हुआ है तो उसका रिकवरी के लिए बैंक ने क्या एक्शन लिए, बैंक ने अगर एक्शन नहीं ली है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. एंड रिगार्डिंग आईपीसी, अगर कोई कंपनी के लिए अगर बैंक ने आईपीसी इनिशिएट करने का अगर आपको इंस्ट्रक्शन आया है, तो वेदर ब्रांच हैज इनिशिएटेड आईपीसी और नॉट. अगर ब्रांच ने इनिशिएट नहीं किया है पर क्रेडिटर ने अगर इनिशिएट किया है, तो जितने भी अकाउंट में आईबीसी इनिशिएट करने के हुआ है वो आपको लिस्ट देना है यहाँ पे. तो दिस इज फॉर इंसॉल्वेंसी कोड. नाउ
दिस पॉइंट इज फॉर ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम। अगर कोई इसमें क्लेम आ गया है इस पर्टिकुलर बोरोवर्स के अकाउंट में, अगर ईसीजीसी का कोई क्लेम है, तो बैंक ने वो क्लेम लॉन्च किया है नहीं किया है? अगर लॉन्च किया है तो प्रॉपरली सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर कोई क्लेम आपने लॉन्च किया है पर अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो आपको पार्ट ए में उसका लिस्ट देना है। बैंक ने क्लेम दिया हुआ है और रिजेक्ट अगर हो गया है, तो वो आपको यहाँ पे सेकंड इसमें मेंशन करना है। देन ओवरऑल आपको समरी देना है कि क्लेम्स ओपनिंग में कितने थे, आपने नए क्लेम कितने डाले हुए, एक्सेप्ट कितने हुए और रिजेक्ट कितने हुए। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। As per RBI guidelines, the immovable property has to be valued once in a 3 years. और अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आरओ या जीरो के इंस्ट्रक्शन है तो 3 साल से पहले भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट कि एनपी अकाउंट को द ऑडिटर डू नॉट टेक सैंपल्स इन एनपी अकाउंट्स। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेंगे सभी को कि एनपी अकाउंट के भी सैंपल लीजिए, उसमें आप देखिए कि वैल्यूएशन रिपोर्ट रिसेंट है या नहीं। अगर कोई वायोलेशन मिलता है आपको तो वो यहाँ पे नोट डाउन करना है हर 3 साल के अंदर। मतलब यहाँ पे अगर 21 मार्च 2023 की अगर बात करूं मैं, तो वहां से 3 साल के अंदर का आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट फाइल में चाहिए। अगर नहीं है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर सिक्योरिटी वैल्यू एज पर सीबीएस और वैल्यूएशन रिपोर्ट में अगर जो सिक्योरिटी वैल्यू दी है अगर वो मिसमैच है, देन देर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोविजनिंग। तो दैट फैक्टर ऑल्सो शुड बी सीन फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑडिटिंग। देन 50 लाख के ऊपर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हुए, सेटलमेंट्स हुए, राइट ऑफ हुए, तो उसका लिस्ट देना है आपको। और उस अकाउंट में अगर कोई रिकवरी आई है, तो बैंक की रिकवरी पॉलिसी चेक करके whether the recovery has given proper effect or not, that need to be checked. Then execution of the decree, अगर कोर्ट ने कोई डिक्री दी है तो उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हुआ है नहीं हुआ है। अगर डिक्री अगर आ गई है बट उसका एग्जीक्यूशन अगर पेंडिंग है, देन नंबर ऑफ डिक्री रिसीव्ड और उसका एज वाइज एनालिसिस देना है आपको, तो कौन कौन से पीरियड में कितना डिक्री अभी तक एग्जीक्यूशन बाकी है। Then next point is recoveries have been promptly appropriated against the principal and the interest as per policy of the bank. एनपी अकाउंट्स में अगर बोरोवर और बैंक का स्पेसिफिक अगर एग्रीमेंट है, देन द रिकवरी हैज टू बी appropriated as per the agreement. बैंक और बोरोवर के बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिकवरी हैज टू बी credited to principal and certain amount to be credited to the interest, then it is to be done as per agreement. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक हैज टू बी हैव अ approved policy or as per their normal practice they will give the recovery procedures for amount recovered from the NP accounts. तो बैंक की पॉलिसी क्या है वो चेक करिए, उस हिसाब से रिकवरी अप्रोप्रिएशन किया है या नहीं किया है। नाउ 11th पॉइंट इज फॉर सीपीसी। द मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स, और बहुत सी बार वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक लेवल पे नहीं मिलते, द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट एट सीपीसी लेवल। So while auditing, the branch manager has a contention that we do not process any documents, we do not have any documents, so that we cannot give you the documents for your auditing purpose. So यहाँ पे auditors have a right that they can call for the relevant documents from the CPC centers, or they may visit the CPC centers for the auditing of the particular files. तो यहाँ पे 11 नंबर का पॉइंट ये नया LFR में ऐड हुआ है 2020 में। तो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने कॉल किए टेस्ट चेक बेसिस पे, वो आपको मिले हैं या नहीं मिले। अगर आपको नहीं मिले और आप सेटिस्फेक्शन नहीं है आपका, तो जो केसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज 12th पॉइंट, लिस्ट ऑफ मेजर डेफिशिएंसीज इन क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग और सुपरविजन। तो अगर पूरे रिव्यू मॉनिटरिंग और सुपरविजन में अगर आपको कोई सजेशन है, कहीं पे आपको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है, कहीं पे मेजर डेफिशिएंसीज है, या फिर आपके कोई भी सजेशन है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। दिस इज अ रेसिजुअल पॉइंट। ओवरऑल एडवांसेस असेट क्लासिफिकेशन में टोटल 12 पॉइंट है। दिस वी आर टॉकिंग फॉर द एलएफआर and all these point has a with reference to the master circular 1st April 22 on IROC norms. तो यहाँ पे आप ऑडिट करने के पहले IROC सर्कुलर अच्छे से पढ़िए और उसके सब इफेक्ट्स प्रॉपर है या नहीं वो चेक कीजिए। और अगर कोई एडवर्स क्वालिफिकेशन है आपका तो आपको एमओसी उसका देना है
LFR and MOC are two different things. फ्रेंड्स, आपको इस पर्टिकुलर LFR के कुछ पॉइंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।